नमस्ते आप सभी को। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि अगला टेस्ट हमारा मौर्य काल का होगा, तो उसी के अनुसार आज हम मौर्य काल का टेस्ट लेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख कौन सा है जो ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण है? मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख जो ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण है। आपके पास 30 सेकंड है। ए महास्थान, बी मानसेहरा लेक, सी सोहगोरा लेक, डी लुम्बिनी लेक। लुम्बिनी लेक को ही रुमिनदेई लेक कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। पहले का उत्तर आपके पास 10 सेकंड और बचे हैं। पहले का सही उत्तर है सी सोहगोरा लेक। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। यह लेक चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। किसके समय का है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। इसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है आगे बात करेंगे हम, ठीक है। देखो, जो भी टेस्ट दे रहे हैं वो एक रफ पेपर लें, 4 कॉलम बनाए। पहला कॉलम क्वेश्चन नंबर, दूसरा माय आंसर, तीसरा कॉलम रियल आंसर और चौथा सही गलत, और काउंट करके मुझे मैसेज करें या यूट्यूब पर कमेंट कर दें आप कितने मार्क्स ला रहे हो, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ए बृहत कथा मंजरी, एक तरफ रचना है दूसरी तरफ रचनाकार। ए बृहत कथा मंजरी के सामने शेमेंद्र, बृहत कथा कोश के सामने हरिभद्र सूरी, मुद्रा राक्षस के सामने विशाख दत्त और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के सामने एडम स्मिथ। अब इनमें से कौन सा सुमेलित है या नहीं है, ये आपको बताना है। आपके पास 30 सेकंड है। अभी से आपके पास 30 सेकंड है। माय आंसर में अपना आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है डी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वह एडम स्मिथ की रचना नहीं है, विंसेंट स्मिथ की रचना है। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स से संबंधित है, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, जबकि विंसेंट स्मिथ वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिन्होंने नेपोलियन को, अपने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। किसने? विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एडम स्मिथ की रचना नहीं है, विंसेंट स्मिथ की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। बाकी बृहत कथा मंजरी शेमेंद्र की है, बृहत कथा कोश हरिभद्र सूरी की है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, ठीक है। और एक सोमदेव की भी रचना है, कथा सरित सागर। सोमदेव की रचना कौन सी है? कथा सरित सागर। ये अक्सर पूछी जाती रचनाएं हैं, ठीक है। कौटिल्य की रचना सभी को पता ही है, अर्थशास्त्र। कौटिल्य की रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम। 2 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से गलत कथन है। ए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कुसुमपुर में हुआ था। बी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा है। सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि हुई थी।
डी जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल एवं कुलहीन कहा गया है। आपके पास में 50 सेकेंड है। कौन सा गलत है ये देखना है आप। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है डी जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल एवं कुलहीन कहा गया है। गलत है। जैन एवं बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं, ठीक है। जबकि विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल एवं कुलहीन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल एवं कुलहीन किसमें कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस से मौर्य काल की जानकारी जरूर प्राप्त होती है, लेकिन यह रचना मौर्यकालीन नहीं है। मुद्रा राक्षस है वह संभवतः 7वीं शताब्दी में लिखी गई रचना। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में लिखी गई रचना मानी गई है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कुसुमपुर में हुआ, सही है। कुसुमपुर का ही दूसरा नाम पाटलिपुत्र है, याद रखना है। कुसुमपुर का ही दूसरा नाम क्या है? पाटलिपुत्र है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, 3 का उत्तर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना द्वारा अपने प्राण कहां पर त्यागे? ए श्रवण बेलगोला, बी सम्मेद शिखर जी, सी पाटलिपुत्र और डी सारनाथ। आपके पास में 30 सेकेंड है, आप देख लीजिए आंसर। अपना आंसर दीजिए, 15 सेकंड बचे हैं। माय आंसर में अपना उत्तर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है ए श्रवण बेलगोला। कहाँ? श्रवण बेलगोला सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 का है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना द्वारा प्राण त्यागे। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षा देने का श्रेय भद्रबाहु को जाता है। किसको जाता है? भद्रबाहु को जाता है। और भद्रबाहु की रचना बहुत प्रसिद्ध है, कई परीक्षाओं में पूछी गई है। वह है कल्पसूत्र। भद्रबाहु की रचना कौन सी है? कल्पसूत्र, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मत का अनुयायी था, ये ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मत का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? 4 का उत्तर हो गया है 5। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? ए पुष्यगुप्त वैश्य, बी सुविशाख, सी तुषास्प, डी पर्णदत्त। आपके पास में 30 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है ए पुष्यगुप्त वैश्य। आपको पता हो तो पुष्यगुप्त वैश्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के जूनागढ़ में, जूनागढ़ को गिरनार कहा जाता है, वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य।
रुद्रदामन के समय सौराष्ट्र का गवर्नर, रुद्रदामन शक वंश का शासक था, उसके समय सौराष्ट्र का गवर्नर सुविशाख था। अशोक के समय, मौर्यवंशी शासक अशोक के समय सौराष्ट्र का गवर्नर यवनराज तुषास्फ था। और स्कंदगुप्त, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त था, और पर्णदत्त के पुत्र, पर्णदत्त का जो पुत्र था चक्रपालित, उसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। तो पांचवे का उत्तर हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न है, डाइमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास 30 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है बी बिंदुसार। डाइमेकस और डायोनिसियस ये दोनों राजदूत बिंदुसार के दरबार में आए थे। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेड्स और अमित्रोकेड्स कहा है। पतंजलि के महाभाष्य में इसी का रूपांतरण अमित्रघात के रूप में मिलता है, यानी पतंजलि के महाभाष्य में बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदुसार किस मत का अनुयायी था? ए वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध, डी आजीवक। आपके पास में 20 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है डी आजीवक। बिंदुसार आजीवक मत का अनुयायी था। आजीवक मत को नियतिवादी कहा जाता है, यानी इनका कहना है कि सब कुछ पहले से नियत हो चुका है, मनुष्य उसमें जीवन प्राप्त करने के बाद किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकता। नियतिवादी थे। कौन? आजीवक। आजीवक मत का एक विद्वान पिंगल वत्स बिंदुसार के दरबार में रहता था। मोगली पुत्र घोषाल जो था वह भी आजीवक मत का अनुयायी था, प्रमुख विद्वान था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 7वें का उत्तर क्या हो गया है? डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से गलत कथन है। ए अशोक अपने पिता की सबसे बड़ी संतान था। बी अशोक को उज्जैनी करमोली भी कहा गया है। सी अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम टिफेंथलर ने की। और डी आर भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। आपके पास में 40 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 8, 40 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है ए अशोक अपने पिता की सबसे बड़ी संतान था। यह कथन गलत है। अशोक से बड़ा सुसीम था। कौन था? सुसीम था। आपको पता हो तो जब तक्षशिला में अपने तक्षशिला में विद्रोह होता है तो बिंदुसार सुसीम को भेजता है और अशोक को भेजता है। सुसीम है वह अशोक से बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम प्रियदर्शी का समीकरण अशोक से किसने स्थापित किया?
ए विलियम जॉन्स, बी टिफेंथलर, सी टर्नर, डी के.एम. मुंशी। आपके पास 20 सेकंड है, लिखवाया है क्लास नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर? सी टर्नर। टर्नर ने सबसे पहले प्रियदर्शी का समीकरण अशोक से स्थापित किया। यानी इसने कहा कि अभिलेख और जो साहित्य में प्रियदर्शी नाम मिलता है वह मौर्य वंश का अशोक है। कौन है? अशोक है। क्वेश्चन नंबर 10। अशोक का पहला खोजा गया अभिलेख कौन सा है? अशोक का पहला खोजा गया अभिलेख कौन सा है? अशोक का पहला खोजा गया अभिलेख, ऑप्शन ए दिल्ली मेरठ अभिलेख, ऑप्शन बी दिल्ली टोपरा अभिलेख, ऑप्शन सी भाबरू अभिलेख, ऑप्शन डी शहबाजगढ़ी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में है 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है ए दिल्ली मेरठ अभिलेख। अशोक का पहला खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने खोजा था? टिफेंथलर ने। किसने खोजा था? टिफेंथलर ने। ठीक है। क्वेश्चन अपने 10वें में जो भाबरू है, भाबरू से क्या जानकारी मिलती है? भाबरू अभिलेख बेराट राजस्थान से प्राप्त हुआ है, जयपुर जिले में है बेराट। ठीक है। बेराट अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ में आस्था प्रकट करता है। बेराट जो भाबरू अभिलेख मिला है उसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की है। भाबरू अभिलेख से बौद्ध धर्म की 7 पुस्तकों की जानकारी मिलती है। कितनी पुस्तकों का नाम मिलता है? 7 पुस्तकों का नाम भी मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन पहला 11वां प्रश्न है, पहला शासक जिसने अकाल से निपटने हेतु अन्नागार अथवा राशनिंग प्रणाली शुरू की? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार और डी कुणाल। आपके पास में है 30 सेकंड। 30 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने पढ़ाते वक्त बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान और सोहगोरा अभिलेख से अकाल के समय लोगों के लिए जो व्यवस्था की जाती थी अन्न की, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। महास्थान और सोहगोरा यूपी के गोरखपुर में ताम्र, और महास्थान पाषाण कहाँ? बांग्लादेश में है महास्थान। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के किस अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा गया? ए दिल्ली टोपरा, बी दिल्ली मेरठ, सी शहबाजगढ़ी और डी भाबरू। आपके पास 30 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के किस अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा गया? आपके पास में है 30 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है ए दिल्ली
टोपरा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या है? ए दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा गया है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने है? 1837 में। किसने पढ़ा है नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन आ रहा है, उस वक्त आपको पता चल जाएगा, लेकिन पहली बार पढ़ा गया 1837 में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम। अशोक के दीर्घ शिलालेख कितने स्थानों से मिले हैं? ए 14, बी 8, सी 12, डी 9। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है, 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है बी 8। अशोक के दीर्घ शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं, और लेखों की संख्या कितनी है ये पूछे तो 14। कितने स्थानों से मिले हैं? तो 8। क्षमा कागी धोजो ऐसो सूत्र बताया था मैंने आपको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक के किस शिलालेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 14, ए 5वें वृहत शिलालेख से, बी 6ठे वृहत शिलालेख से, सी 13वें वृहत शिलालेख से, डी 12वें वृहत शिलालेख से। सही उत्तर है 30 सेकेंड आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 का 20 सेकेंड बचे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है ए 5वें वृहत शिलालेख में हमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी प्राप्त होती है। कौन से शिलालेख से? 5वें वृहत शिलालेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 15, एक बात याद रखना, अशोक का कौन सा अपने एकमात्र कौन सा अभिलेख है? एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एकमात्र कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम भी मिलता है और चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम मिलता है? बताओ, एक अभिलेख जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम मिलता है और अशोक का भी नाम मिलता है, एकमात्र ऐसा अभिलेख। क्वेश्चन इसमें नहीं है, पर आप सोचो, उत्तर आ रहा हो तो अच्छी बात है। ऐसा एकमात्र अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख, जिससे हमें सुदर्शन झील के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से गलत कथन है। ए अशोक के 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 13वां वृहत शिलालेख है ना, अशोक के 13वें वृहत शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के 6ठे वृहत शिलालेख, अशोक 6ठे वृहत शिलालेख में कहता है कि मैं जहां भी हूं मुझे प्रजा के विषय में सूचना देवें। सी अशोक अपने प्रथम वृहत शिलालेख में पशु बलि निषेध की बात करता है। अशोक के निगाली या निगलीवा अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। निगाली सागर या निगलीवा अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। आपके पास में है 1 मिनट पूरा, सोचकर आराम से उत्तर बताओ।
सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है डी। कथन गलत है डी। अशोक के निगाली सागर या निगलीवा अभिलेख को नहीं, लुम्बिनी या रुम्बिंदेई अभिलेख को आर्थिक अभिलेख कहते हैं। कर माफी की जानकारी प्राप्त होती है इससे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 15 में ये बी वाला देख लो। अशोक छठे वृहत शिलालेख में कहता है, मैं जहां भी हूं मुझे प्रजा के विषय में सूचना दे। और ये सूचना कौन देंगे? प्रतिवेदक। तो प्रतिवेदकों के संबंध में सूचना किस अभिलेख से मिलती है? छठे वृहत शिलालेख से मिलती है। किससे मिलती है प्रतिवेदकों की सूचना? छठे वृहत शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 16, 15 का उत्तर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से गलत कथन है। कंगनहल्ली स्तूप से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा मिली है। बी, अशोक का 12वां वृहत शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है। सी, अशोक पृथक कलिंग शिलालेख में कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। और डी, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर आप बताएं। आपके पास है 40 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है डी। अशोक के अभिलेखों को 1837 में सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने नहीं पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक टकसाल अधिकारी था, है ना। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा 1837 में, 1837 में। ठीक है, एक बात याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। एक बात याद रखना है, जस्टिन और प्लूटार्क दो विद्वान हैं, वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर से मुलाकात हुई थी। सहायता के उद्देश्य से चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के पास गया था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के पास सहायता के लिए गया था। इसकी तुलना हेमचंद्र राय चौधरी ने राणा सांगा और बाबर ने राणा सांगा ने बाबर को जो आमंत्रित किया था उससे की है। किसने? हेमचंद्र राय चौधरी ने। ठीक है, याद रखना है ये। प्लूटार्क और जस्टिन कहते हैं कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात हुई थी। ठीक है, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात हुई थी। कौन कहते हैं? जस्टिन और प्लूटार्क कहते हैं। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब मगध का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, घनानंद था। कौन था? घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 लगभग 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। कब? लगभग 326 ईसा पूर्व में। 16वें का डी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17 अशोक के धम्म को किसने उपासक बौद्ध धर्म कहा है? ए डी आर भंडारकर, बी फ्लीट, सी रोमिला थापर और डी नीलकंठ शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 17, 30 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17, 30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर है ए डी आर भंडारकर ने अशोक के धम्म को उपासक बौद्ध धर्म कहा है। 18 अशोक की किस रानी का नाम अभिलेखों में मिलता है? अभिलेखों में अशोक की केवल एक रानी का नाम मिलता है, वो कौन है? कारुवाकी, तिष्यरक्षिता, पद्मावती, असंधिमित्रा। 18 आपके पास 20 सेकेंड है। माय आंसर में अपना आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, 17 का ए बता दिया है, 18 का बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है
ए कारुवाकी। अशोक के केवल एक रानी और एक ही पुत्र का नाम अभिलेखों में मिलता, साहित्य में तो बहुत से मिलते हैं। अभिलेखों में कारुवाकी रानी और पुत्र तीवर का नाम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19। 18 का भी है। क्वेश्चन नंबर 19, कलिंग युद्ध कब हुआ? ए 232 ईसा पूर्व, बी 272 ईसा पूर्व, सी 261 ईसा पूर्व और डी 273 ईसा पूर्व। आपके पास 20 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है सी 261 ईसा पूर्व। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ता है 261 ईसा पूर्व में। कलिंग उड़ीसा में स्थित है। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य प्रशासन में जिले की समकक्ष प्रशासनिक इकाई थी। मौर्य प्रशासन में जिले की समकक्ष प्रशासनिक इकाई थी। ए आहार, बी चक्र, सी स्थानीय, डी द्रोणमुख। आपके पास है 20 सेकंड। 19 का उत्तर सी हो गया है। 20 सेकंड है 20वें में आपके पास। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है ए आहार। आहार या विषय है वह जिले की समकक्ष इकाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? ए इंस्पेक्टर, बी निरीक्षक, सी गूढ़ पुरुष, डी ओवरसियर्स। आपके पास 20 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 21, 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है सी गूढ़ पुरुष। क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य काल में प्रणय कर क्या था? प्रणय कर, ए बेगार कर यानी बेगार, शुल्क मुक्त या निशुल्क व्यापार। निशुल्क क्या मतलब? बिना पारिश्रमिक दिए व्यापार करवाना क्या कहलाता है? बिना पारिश्रमिक दिए कार्य करवाना, व्यापार नहीं। बिना पारिश्रमिक दिए कार्य करवाना क्या कहलाता है? बेगार। तो मौर्य काल में प्रणय कर था बेगार, चराई कर, विवाह पर कर और आपातकालीन कर। प्रणय क्या था? बेगार था कि चराई कर था कि विवाह पर कर था कि आपातकालीन कर था। आपके पास 10 सेकंड है। बिना पारिश्रमिक दिए कार्य करवाना क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। बिना पारिश्रमिक दिए कार्य करवाना बेगार कहलाता है। आपके पास 22 का क्वेश्चन, 10 सेकंड। सही उत्तर है प्रणय कर था। सही उत्तर है 22 का डी आपातकालीन कर। प्रणय कर क्या था? आपातकालीन कर था। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य काल में वैदेह, तापस, तीक्ष्ण आदि क्या थे? ए पुलिसकर्मी, बी मंत्री, सी राजमहल के रक्षक, डी गुप्तचर। क्वेश्चन नंबर 23, 20 सेकंड है आपके पास। वैदेह, तापस, तीक्ष्ण क्या थे? परिव्राजी का भी आता है इसमें, वो सब क्या थे? क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर है डी गुप्तचर। वैदेह, तापस, तीक्ष्ण, परिव्राजी का ये क्या थे? गुप्तचर थे। क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य काल में राजकीय टकसाल का अधीक्षक कहलाता था। ए लक्षणाध्यक्ष, बी रूपदर्शक, सी सोवर्ण, डी पोतवाध्यक्ष। सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 24 का। 10 सेकेंड और ले लो। चलो, राजकीय टकसाल का अधीक्षक कौन था? क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है ए लक्षणाध्यक्ष। रूपदर्शक क्या था? सिक्कों का निरीक्षक करने वाला। सौवर्णिक क्या था? लक्षणाध्यक्ष के अधीन एक कर्मचारी था। और पोतवाध्यक्ष मापतोल विभाग का अध्यक्ष था। पोतवाध्यक्ष क्या था? मापतोल विभाग का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्तंभ, दूसरी तरफ स्तंभ के शीर्ष पर पशु आकृति। ए सारनाथ,
4 सिंह, लुम्बिनी अश्व, सांची 4 सिंह, संकिसा 1 सिंह। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षाओं में आता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर है, 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर है डी, संकिसा। संकिसा स्तंभ पर एक सिंह नहीं है, हाथी है। क्या है? हाथी है। संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर हाथी की प्रतिमा है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से किस स्थान से मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ए मथुरा, बी दीदारगंज, सी लोहानीपुर, डी बनारस। 20 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 26, 20 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है बी, दीदारगंज से मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किस काल में वलय कूप पहली बार प्रचलित हुए? मंडल कूप या वलय कूप पहली बार प्रचलित हुए? ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, डी शुंग काल में। आपके पास में है 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर है ए, मौर्य काल। 27 का सही उत्तर है ए, मौर्य काल। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वल्लभी। उज्जैनी या उज्जैन और डी वल्लभी, इन चारों में से कौन सा सबसे प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में शिक्षा का? आपके पास में 20 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर है बी, तक्षशिला। कौटिल्य भी चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा के लिए कहाँ ले गया था? तक्षशिला ले गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम के समय हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर है बी, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावलपिंडी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से गलत कथन है? ए अशोक ने, मैं की जगह अशोक ने कुल 256 रातें धम्म यात्रा में बिताई। बी, मौर्यकालीन मणिभद्र नामक यक्ष की मूर्ति मथुरा के परखम से प्राप्त हुई है। सी, मौर्य काल में जलाशयों को सीता कहा जाता था। और डी, सैंड्रोकॉट्स का समीकरण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विलियम जोन्स ने स्थापित किया। 20, आपके पास 50 सेकेंड है। गलत कथन कौन सा है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 29, गलत कथन कौन सा है? इसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ये टेस्ट आपके लिए लाभदायक कितना साबित हो रहा है, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं यूट्यूब पर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं इसका। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, यह टेस्ट देने वालों में और नहीं देने वालों में जो फ़र्क है वह एग्ज़ाम के बाद ज़रूर पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर
29 का सही उत्तर है। जो कथन गलत है वह सी है। मौर्य काल में सीता क्या था? तो मौर्य काल में सीता जलाशय को नहीं कहा जाता था। मौर्य काल में सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। मौर्य काल में सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था और सीता अध्यक्ष था। राजकीय भूमि का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष कहलाता था। तो 29 का उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं अब हम। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कहाँ वृषभ, शीशे की जगह शीर्ष कर देना, कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था? निम्नलिखित में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था? वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था। ए सांची, बी रामपुरवा, सी सारनाथ और डी लुम्बिनी। कौन से स्तंभ पर वृषभ शीर्ष था? आपके पास 20 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर है। आपके पास 20 सेकंड है और चलो। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर है बी रामपुरवा। 30 का सही उत्तर है बी रामपुरवा। 30 में से आपके कितने सही हुए ज़रूर कमेंट कर बताएं। अगला जो टेस्ट होगा वह बता दिया जाएगा। संभवतः अगला टेस्ट होगा वह होगा मुगल राजपूत संबंध का। किसका होगा? मुगल राजपूत संबंध का। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।